हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। जो इससे पहले थे हम अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का 1 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अपने लेक्चर नंबर 1 में हमने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तक कर लिया था। आज हम आगे देखेंगे कि उसके आगे वाले कौन कौन से कंसेप्ट है हमारे। तो आगे वाले कंसेप्ट देखते हैं। होपफुली आप लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिए होंगे। हमारे जितने तक का ये चैप्टर हो गया है, जहां तक भी हो गया, एक बार फिर से आपने जो है देख लिया होगा सारा चैप्टर। तो हमारा आज का जो जहां से शुरू होगा वो कहां से, कौन से कंसेप्ट से होगा? हमारे अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट से। फ्रेंड्स, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कहां से कहां तक का होता है? वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है बुक में। As a business is intended to continue indefinite for a long period, the true result of the business operation can be ascertained only when the business is completely wound up। क्योंकि बिजनेस जो है indefinite period लॉन्ग टर्म तक चलेगा, तो उसकी ट्रू रिजल्ट कब पता चलेगा? जब बिजनेस वाउंड अप होगा। बट ascertainment of profit after a long period will be a little use to the proprietor। काफी टाइम बाद अगर हमें ये प्रॉफिट पता चलेगा तो ये हमारा लिटिल यूज है प्रोप्राइटर के लिए, मैनेजर के लिए। क्योंकि उसके बाद तो वो क्योंकि इतना लेट हो जाएगा कि हम कोई भी करेक्टिव स्टेप्स ले ही नहीं सकते टाइमली। अगर मान लो कोई हमने पॉलिसी वगैरह बिजनेस की चेंज करनी है, कोई मेथड अपने चेंज करने हैं, अगर हमें लंबे टाइम के बाद हमें अपना बिजनेस का प्रॉफिट पता चल रहा है या बिजनेस का कोई भी फाइनेंशियल रिजल्ट पता चल रहा है, तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम टाइमली एक्शन ले सके। इसलिए क्या है, द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। द इंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल फॉर मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। 12 मंथ पीरियड इज यूजुअली अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस। इसलिए क्या हमने रखा हुआ है कि 12 मंथ बाद हमने अपने बिजनेस के फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट की फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू अमेंडेड इनकम टैक्स एक्ट, अब बिजनेस हैज कंपल्सरी टू अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर। जो बिजनेस ने कौन सा फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। अपार्ट फ्रॉम दिस, द कंपनी एक्ट हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश क्वार्टरली रिजल्ट टू डेपिसिट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 3 मंथ पीरियड। इसके अलावा क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड होती है, जिन कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जिनकी सेल परचेज होती है, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या है, उनको जरूरी है कि हर एक क्वार्टर के बाद उनको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 12 मंथ का। कहां से कहां लेकर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। वैसे फ्रेंड्स, हमारा जो ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है किसके ऊपर बेस्ड हो गया? फिर गोइंग कंसर्न के ऊपर, कि हमारा जो बिजनेस है वो तो लंबे टाइम तक चलेगा। अगर लंबे टाइम तक चलेगा तो हमें थोड़े इंटरवल के बाद तो उसकी जो एक फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको पब्लिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आ गया कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकली कॉस्ट कंसेप्ट। यहां पर वो क्या कहता है कि कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है कि जो भी हम बुक्स में वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस शीट में कोई भी वैल्यू शो करते हैं, उसको किस पे शो करते हैं? कॉस्ट पे या फिर हिस्टोरिकली कॉस्ट बेसिस पे, जिस कॉस्ट पे हमने उसको एक्वायर किया हो। तो यहां पे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ account at a price at which it was acquired।
जिस वैल्यू पर हमने उस एसेट्स को परचेज किया है, बुक में उसी वैल्यू को पे हम उसको शो करते हैं. दिस कोस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल द subsequent accounting for the assets. Since the acquisition cost relate to past, it is referred to the historically cost. क्योंकि ये जो cost होती है past से रिलेटेड होती है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, historically cost. This cost is the basis of valuation of assets in the financial statement. और यही cost हमारी जो historically cost होगी या cost होगी, वो हमारी valuation में हेल्प करती है. किसकी? एसेट्स में. कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. फॉर एग्जांपल, इफ ए बिजनेस एंटिटी परचेज ए बिल्डिंग फॉर ₹20 लाख, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट दिस फिगर, यानी कि 20 लाख की बुक्स में शो करेंगे. सब्सिक्वेंटली इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. इफ 2 years later the market value of the building shot up to 60 lakh, the increased value will not ordinarily recorded in the books of account. हम बुक्स ऑफ अकाउंट में जो उसकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं शो करते, हम कब कहां पर शो करते हैं, जो जितनी की हमने एक्वायर्ड की थी उसकी हिस्टोरिकली कॉस्ट पे उसको शो करते हैं. एज पर कॉस्ट कंसेप्ट, ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस, which include cost of acquisition, transportation, installation and making the asset ready in use. However, the cost concept or historical cost concept does not mean that asset will continuously shown at their acquisition price for as long as business entity own them. Their cost is systematically reduced from year to year by charging depreciation, and the assets are shown in the balance sheet at cost less depreciation. अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमने यहां पर पढ़ लिया कि जो भी हमने कोई लैंड या बिल्डिंग एक्वायर की है उसको हर बार क्या है, बुक्स में अपने कॉस्ट बेसिस पे शो करना है. नहीं, हम क्या करेंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन रिड्यूस करते रहेंगे. किसमें? कॉस्ट पे, ना कि मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू तो यहां पे भूल ही जाओ ना कि मार्केट वैल्यू कभी भी आएगी. सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में से क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन. क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है. हम जब हर एक साल की डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में से डेबिट करते हैं, हम उतने से क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर देते हैं ताकि डेप्रिसिएशन को हम एज ए एक्सपेंस शो कर सके. द जस्टिफिकेशन फॉर द हिस्टोरिकली कॉस्ट कंसेप्ट लाइड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट. हम जो है कॉस्ट कंसेप्ट क्यों यूज करते हैं, इसकी जस्टिफिकेशन उसने नीचे पॉइंट्स में दी हुई है. पहली, दिस कॉस्ट इज ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइएबल बिकॉज द कॉस्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स is derived from an actual transaction and is not arbitrarily determined. क्योंकि ये जो कॉस्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल है. इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं. मार्केट वैल्यू को थोड़ी ना कहीं से वेरीफाई कर सकेंगे. जो मार्केट वैल्यू है पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करेगी. तो यहां पे ऑब्जेक्ट कौन सा एक हमारा जो कंसेप्ट था, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, कि ट्रू एंड फेयर जो उसकी बिजनेस की पिक्चर पता चल सके हमें, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का ट्रू एंड फेयर व्यू वाला. इट इज जस्टिफाइड बाय द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट व्हिच अज्यूम दैट एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी इंडेफिनेटली एंड thus देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग द करंट वैल्यू और लिक्विडेशन वैल्यू. क्योंकि हमें पता है हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, काफी लंबे टाइम तक चलेगा. इसलिए हम क्या है, जो एसेट्स को उनकी करंट वैल्यू पर या फिर लिक्विडेशन वैल्यू पर नहीं शो करते. इसके लिए हम एसेट्स को उसकी एक्वायर्ड वैल्यू पे या फिर जो हिस्टोरिकली कॉस्ट वैल्यू पे शो करते हैं. मार्केट वैल्यू और करंट वैल्यू ऑफ एसेट आर डिफिकल्ट टू डिटरमाइन. द वैल्यूएशन बाय वन एक्सपर्ट विल नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ अनदर. मार्केट वैल्यू डिफिकल्ट है फाइंड आउट करनी, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट बेसिस पे उसको जितने की एक्वायर्ड की उतने पर हम शो कर देते हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. इट विल बी extremely difficult to keep track of up and down of market value. मार्केट वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं. तो इसलिए क्या है, हम बेस्ट यही अजम्पशन है कि उसको कॉस्ट बेसिस पे ही हम जो है बुक्स में जो उसकी ट्रांजैक्शन करें. द ड्रॉबैक ऑफ हिस्टोरिकली कॉस्ट कंसेप्ट. अब कुछ इसके ड्रॉबैक दिए गए हैं. एसेट फॉर विच नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्डेड.
जिन एसेट्स के लिए हम कुछ भी नहीं पे करते उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते, जैसे does a favorable location, brand name, reputation of the business, knowledge and technological skills built inside the enterprise will remain unrecorded. So these are valuable assets. क्योंकि ये जो सारी चीजें लोकेशन है, मान लो आपकी काफी अच्छी लोकेशन पर आपकी जो शॉप है, आपका ब्रांड नेम है, रेपुटेशन बिजनेस की मार्केट में काफी अच्छी है, इसके लिए हमने कुछ पे थोड़ी ना किया, तो पे नहीं किया तो इसको रिकॉर्ड नहीं करते बिजनेस में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, जब हमारी इन्फ्लेशन का पीरियड होता है, द फिगर ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल सीरियसली डिस्टॉर्टेड बिकॉज डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकली कॉस्ट विल बी चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू एट करंट प्राइस। जब फ्रेंड्स इन्फ्लेशन का टाइम होता है तब क्या होता है कि जो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट एकदम से काफी इंक्रीज हो जाते हैं, वो सीरियसली डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं, यानी कि काफी तोड़ मरोड़ के हम उसको दिखाते हैं। कैसे? जैसे हमारी डेप्रिसिएशन तो किस पे चार्ज हो रही है? हिस्टोरिकली कॉस्ट पे। हिस्टोरिकली कॉस्ट पे चार्ज हो रही है तो हमारे जो प्रॉफिट्स होंगे काफी इंक्रीज हो जाएंगे एज कंपेयर टू करंट प्राइसेस। जैसे इन्फ्लेशन के टाइम में हमारे प्रॉफिट इंक्रीज है पर हमारे डेप्रिसिएशन जो है हिस्टोरिकली कॉस्ट पे चार्ज कर ली तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज शो करेंगे, पर एक्चुअल में ये सिचुएशन जो है हर बार नहीं रहेगी इन्फ्लेशन की, कई बार डिप्रेशन भी आएगा। तो उस केस में क्या है, हमारा जो हिस्टोरिकली कॉस्ट कंसेप्ट नहीं यूज होता, इसका सबसे मेन ड्रॉबैक है। इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकली कॉस्ट में नॉट बी यूजफुल टू मैनेजमेंट, इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। जो हिस्टोरिकली बेस्ड होती है इंफॉर्मेशन, वो ना तो मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती है, ना तो इन्वेस्टर्स के लिए, ना तो क्रेडिटर के लिए, क्योंकि ये पास्ट में हम ऑलरेडी जो ये पास्ट की फिगर्स होती है, जो मैनेजमेंट तो को करंट की फिगर चाहिए ना, आज की सिचुएशन क्या है, ताकि जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बना सके बिजनेस की। पर ये चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाती क्योंकि हम तो हिस्टोरिकली कॉस्ट बेस्ड कंसेप्ट यूज करते हैं, तो ये भी इसका क्या है, ड्रॉबैक है। नेक्स्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। फ्रेंड्स, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का हमारा फुल एंड फ्लेज चैप्टर कौन सा है? एक चैप्टर है हमारा यहां पर, चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का। ये हमारा फुल एंड फ्लेज चैप्टर इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो ये कंसेप्ट कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ए ड्यूल एस्पेक्ट। हर एक बिजनेस कंसेप्ट का दो इंपैक्ट पड़ते हैं, दो अकाउंट उसके इफेक्ट करते हैं। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट, द सेकंड एंड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी ए क्रेडिट। This system of recording transaction based on principle is called double entry system. It is because this concept that the two sides of balance sheet are always equal. इसी कंसेप्ट की वजह से जो हमारी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है, हमारे ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट फिर से क्या, एक बार फिर से बता देता हूं, क्या कहता है कि हमारा अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा ही होगा विद इक्वल अमाउंट। इसलिए हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। Whenever a transaction is to be recorded, it has to be recorded in two or more accounts to balance the equation. If a transaction affect increase or decrease the one side of the equation, it will also affect increase or decrease the other side of the equation, or increase one account and decrease another account on the same side of the equation. Equation remain balanced whenever transaction take place. For example, X commence business with 20 lakh in cash and take 5 lakh loan from the bank, and these 25 lakhs are used in buying some assets, sales, plant and machinery. The equation will be, अब वो क्या कह रहा है, एक्स ने 25 लाख से बिजनेस शुरू किया, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की, 5 लाख उसने लोन लिया बैंक से, तो 25 लाख के क्या किए, एसेट्स परचेज की,
तो एक्स की कैपिटल कितनी होगी 20 लाख, लाइबिलिटी कितनी होगी 5 लाख, एसेट्स कितने के 25 लाख के। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, जितने का डेबिट होगा उतने का सेम अमाउंट का हमारा क्या होगा क्रेडिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक ट्रांजैक्शन बिजनेस की दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, एक इफेक्ट क्या होगा डेबिट और दूसरा क्या होगा क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। जैसे मान लो अगर 5000 से डेबिट हो रहा है तो 5000 से हमारा क्या है क्रेडिट होगा। नेक्स्ट हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू मींस द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। रेवेन्यू इज अर्न्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग ए सर्विसेज। Concept of revenue recognition determine the time or the particular period in which the revenue is realized. Revenue is deemed to be realized when the title or the ownership of goods have been transferred to the purchaser and when he has legally become liable to pay the amount. जब हमारी ओनरशिप या टाइटल ट्रांसफर हो जाती है तब हम उसको क्या मानते हैं कि हमने रेवेन्यू रियलाइज कर लिया है। It should be remembered that revenue recognition is not related with the receipt of cash। बिल्कुल ये नहीं कि हमें पैसे मिलेंगे फिर ही हमारा रेवेन्यू होगा, नहीं, जैसे हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा तब भी वो क्या है रेवेन्यू रियलाइज्ड ही है। फॉर एग्जांपल इफ ए फर्म, इंपॉर्टेंट लिख लो इसको, इफ ए फर्म get an order of on 1st January, supply the goods on 20th January and receive the cash on 1st April, the revenue will deem to have been earned on 20 January। जब हमारी ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर होगी, एक को हमने ऑर्डर मिला, 20 को हमने गुड्स ट्रांसफर कर दी, अब यानी कि हमारे पास गुड्स अभी नहीं पड़ी हुई, तो हमारा रेवेन्यू कब होगा, रेवेन्यू हमारा होगा 20 जनवरी को, चाहे हमें मिला कब है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को नहीं कहेंगे हम कब ट्रीट करेंगे उसको, जब हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर दी। रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जो हमारा रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, कमीशन होता है, उसको हम किसके बेसिस पे रेवेन्यू रियलाइज करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 even if received in April 2023 will be treated as revenue for the financial year ending 31 मार्च 2023। हमारा जो रेंट था मार्च के मंथ का हमें कब मिला, हमें मिला अप्रैल का, पर वो रहेगा हमारा कौन से फाइनेंशियल ईयर का, जो हमारा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक का, ना कि जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का नहीं बन जाएगा। Similarly, if commission for April 2023 is received in advance in March 2023, it will be treated as revenue for the financial year commencing from April 2023। अगर हमें कोई चीज एडवांस में मिल गई, जैसे कमीशन हमें मार्च में भी एडवांस मिल गया, पर वो किस मंथ का था, हमारे अप्रैल मंथ का था, तो ये रेवेन्यू किस मंथ का होगा, अप्रैल का होगा, ना कि मार्च का होगा, चाहे हमें मिल मार्च में गया हो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इन केस ऑफ सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। जब हम सेल इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते हैं उसकी ये एक्सेप्शन है। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इट इज डिफिकल्ट टू पोस्टपोन द रेवेन्यू टिल द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसको टाइम लंबा लगता है, समय जो है काफी लंबा लग जाता है कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, इसलिए हम क्या करते हैं, एक प्रोपोर्शनेट पार्ट जो है रेवेन्यू ट्रीट करते रहते हैं हर साल। इन सच केस दैट प्रोपोर्शनेट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू विच इज इक्वल टू द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द ईयर इज रिकॉग्नाइज्ड एज रियलाइज्ड। बिल्कुल, अब हम वेट थोड़ी ना करेंगे 10 साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंप्लीट होगा, जो हमारी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट होगा तो 10 साल इसको हम रेवेन्यू नहीं ट्रीट करेंगे, नहीं, उसका हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट पार्ट उसका रियलाइज्ड करना शुरू कर देंगे। इन केस ऑफ माइनिंग, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन द प्रोडक्शन इज मेड इवन दो अ सेल हैज बीन नॉट बीन मेड। जब हमारी प्रोडक्शन हो जाएगी तब उसी पीरियड को हम जो है रेवेन्यू ट्रीट कर लेंगे, ना कि हम सेल की वेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इन केस ऑफ माइनिंग के,
माइनिंग के टाइम में। नेक्स्ट हमारा आ गया मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोला? दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ net profit. According to this concept, in determining the net profit from business operation, all costs which are applicable to the revenue of the period should be charged against that revenue. Accordingly, for matching concept, matching cost with revenue, first revenue should be recognized and then cost incurred for generating that revenue should be recognized. पहले तो हम जो है रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू कहां से आ रहा है, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमारी कॉस्ट क्या क्या लग रही है, उसके अकॉर्डिंग हम सेम चार्ज करते हैं। जैसे फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी कंसिडर while matching cost with the revenue. When an item of revenue is including in the profit and loss account, all expenses incurred on it. जो हमने ये रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कोई भी एक्सपेंस किया, whether paid or not, should be shown as expense in the profit and loss account. On the basis of this principle, outstanding expense though not paid in cash are shown in the profit and loss account. जितने भी हमने एक्सपेंस पे किए रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, हम वो सारे एक्सपेंस उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं, चाहे हो वो हमने पे किए हैं या नहीं पे किए। When some expenses, say insurance premium, is partly paid for the next year also, the part relating to the next period will be shown as expense only next year and not this year. अगर मान लो हमने इस साल कोई इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस पे कर दिया, पर अभी हमारा वो एक्सपेंस इस साल का था ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इस साल उसको प्रीपेड ट्रीट कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर उसको एक्सपेंस शो करेंगे। दिस मीन्स दैट पार्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट विच बेनिफिट विल बी ड्राइव्ड और रेवेन्यू विल बी अर्नड इन फ्यूचर। अभी हमें पता है जो हम एडवांस में पे कर रहे हैं इसका रेवेन्यू हमें कब आएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो इसको हम एक्सपेंस भी कब ट्रीट करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ना कि करंट फाइनेंशियल ईयर में। हम इसको सिंपल बैलेंस शीट में एज अ एसेट्स ट्रीट कर लेंगे एंड रेस्ट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर। और जो हमारा रेस्ट होगा, बाकी की अमाउंट होगी, उसको हम एक्सपेंसेस शो करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कॉस्ट ऑफ द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टुगेदर विद द एक्सपेंस इंकर्ड ऑन इट मस्ट बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज दीज गुड विल बी सोल्ड ओनली ड्यूरिंग द नेक्स्ट पीरियड। जो हमारी गुड्स अनसोल्ड है प्लस जो उस पे हमने एक्सपेंसेस किए हैं, वो सारे क्या हैं, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। जब वो हमारी सोल्ड होगी तब हम उसको ट्रीट कर लेंगे। As such, the closing stock is carried over to the next year as opening stock. Similarly, income receivable must be added in revenue and income receivable in advance must be deducted from revenue. अभी हमारी जो है इनकम रिसीवेबल है, यानी कि हमारी ड्यू हो गई थी पर अभी हमें रिसीव नहीं हुई, इनकम रियलाइज बट नॉट रिसीव्ड, उसको हम रेवेन्यू में ऐड कर लेंगे। इनकम रिसीव इन एडवांस, अभी हमारी इनकम ड्यू नहीं थी पर हमें फिर भी मिल गई, एडवांस में मिल गई, वो हम क्या करेंगे, रेवेन्यू में से डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि अभी वो हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में क्या किया था हमने, एक इसका छोटा सा हमने पार्ट किया था अपने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये पर्सनल बायस पर नहीं होनी चाहिए। जो अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी अकाउंटेंट जो लिख रहा है या जो ट्रांजैक्शन पोस्ट कर रहा है, उसके जो पर्सनली बायस नहीं होनी चाहिए, इसकी कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। इसका एविडेंस कैसे होगा, जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, और हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, जैसे हमारे कैश मीमो वगैरह होगी। चलो पहले हम पढ़ ही लेते हैं, यहां पे क्या लिखा है, दिस कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ आइदर द मैनेजमेंट और द अकाउंटिंग हु प्रिपेयर द अकाउंट। जो ये पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय अ वेरिफिएबल डॉक्यूमेंट एंड वाउचर
ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारी ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स, उसको हम वेरीफाई कर सकेंगे डॉक्यूमेंट से, तभी ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा कंसेप्ट है, अचीव हो पाएगा। और जो हमारे वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं फ्रेंड्स, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, एक तो हमारा हो गया कैश मीमो, दूसरा इनवॉइस एंड बिल, तीसरा हमारा हो गया रिसीट्स, फोर्थ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हमारे पे इन स्लिप्स और हमारे चेक्स। ये सारे क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो एक हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसका डॉक्यूमेंट एविडेंस होता है। इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस से ही हम क्या करते हैं? अपने वाउचर प्रिपेयर करते हैं, ना कि किसी के पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारे अकाउंट्स भी प्रिपेयर होते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं के बेसिस पे ही हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, इन्हीं के बेसिस पे ही करते हैं। अगर मान लो हमारी जर्नल एंट्री भी होती है, वो भी किसके बेसिस पे होती है? वाउचर्स के बेसिस पे। और वाउचर हमारे किसके बेसिस पे बनते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे। और ये हमारे क्या है? सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है, जिससे हमें ट्रांजैक्शन का पता चलता है, ना कि मैनेजमेंट की पर्सनल बायस या फिर पर्सनल बायस से नहीं होता। तो ये हमारा फ्रेंड्स वैसे चैप्टर नंबर 8 है, जहां पे हम इसको डिटेल से करेंगे। ठीक है, the transaction must be supported by cash receipts for money paid, and if the goods are purchased on credit, a transaction must be supported by a copy of invoice और delivery चालान। ये सारी उसने ट्रांजैक्शन बोली हुई है कि अगर हमारी मान लो क्रेडिट परचेज है तो वो सपोर्टेड होनी चाहिए इनवॉइस से या डिलीवरी चालान से। अगर हमें कैश रिसीट्स आ रही है, इनवॉइस बिकम द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द ट्रांजैक्शन एंड प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर द वेरीफाइंग द ट्रांजैक्शन। हम ट्रांजैक्शन को कब वेरीफाई करेंगे? जब हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे, इनके थ्रू हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द रीजन फॉर अडॉप्टिंग द हिस्टोरिकली कॉस्ट, क्योंकि हिस्टोरिकली कॉस्ट का हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होता है, इसलिए हम क्या करते हैं? बुक्स में जो है एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उसको हिस्टोरिकली कॉस्ट के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। और जो हिस्टोरिकली कॉस्ट का रीजन ही यही है कि ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट एक मेन रीजन है बुक्स में हिस्टोरिकली कॉस्ट रिकॉर्ड करने का। On the contrary, if assets are recorded on their market value, the objectivity cannot be adhered to because the market value may be different from person to person and place to place. अब अगर हम बुक्स में मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट तो पूरा ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होगा कि मार्केट वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करती रहेगी मार्केट वैल्यू, प्लस प्लेस टू प्लेस भी वेरी करती है। नेक्स्ट हमारे आगे फ्रेंड्स अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अभी हमने क्या किया था? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल। जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल होते हैं वो तो क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। पर जो कन्वेंशन होती है ना, ये मर्जी है। एन अकाउंटिंग कन्वेंशन में भी डिफाइंड एज ए कस्टम और जनरल एक्सेप्टेड practice which is adopted either by journal agreement or common consent among accountant। ये हमारी मर्जी है, हम इसको फॉलो करें या ना। पर जो हमारे कंसेप्ट होते हैं वो करने ही करने हैं। वो एक यानी कि आप लगा लो कि हर एक बिजनेस ने, चाहे अगर हम नहीं फॉलो कर रहे तो हमें उनको फुट नोट में क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा कि हम इसको जो है फॉलो नहीं कर रहे। पर बेसिकली हम अजम्पशन क्या लेकर चलते हैं कि जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन है वो हर एक बिजनेस फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले तो यहां पे क्या है डिफरेंस बताया है उसने अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन का, ये देख लेते हैं। लीगल पोजीशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट हैव ए लीगल एक्सेप्टेंस, अकाउंटिंग कन्वेंशन आर बेस्ड अपॉन कस्टम और यूजेज और जर्नल एग्रीमेंट।
Accounting concepts are a basic assumption on the basis of which transaction are recorded and accounts are maintained. ये हमारी क्या बेसिक assumption है जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं. Accounting conventions are followed in preparing the profit and loss account and balance sheet. These are uniform set of rules usually followed in recording the transaction. These are not so important as accounting concepts. हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं पर जो है अकाउंटिंग कन्वेंशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते. देयर इज नो रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट और इंडिविजुअल बायस इन फॉलोइंग दी अकाउंटिंग कंसेप्ट. अकाउंटिंग कंसेप्ट में कोई भी अकाउंटेंट अपनी मर्जी से नहीं करेगा, उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल है जो हमारा क्या है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. हर एक ट्रांजैक्शन जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ होनी चाहिए, पर जो हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन है पर्सनल जजमेंट में प्ले अ क्रूशियल रोल इन अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन. जो पर्सनल जजमेंट का मेन रोल होता है किसी अकाउंटेंट की अकाउंटिंग कन्वेंशन पर. देयर इज ए यूनिफॉर्म अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट इन डिफरेंट एंटरप्राइजेस में जो यूनिफॉर्म अडॉप्शन होती है. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द अडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन इन वेरियस एंटरप्राइजेस. कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई कर रहा है अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो, कन्वेंशंस को फॉलो, कोई नहीं कर रहा. तो हमारे जो फॉलोइंग आर दी मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, हमारी जो मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो कौन कौन सी है फ्रेंड्स? वो हमारी ये तीन है. कौन कौन सी? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस. तो सबसे पहले हमारी क्या है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट, ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज. कोई भी छुपा कर नहीं रखनी, ये कन्वेंशन है. कोई बिजनेस छुपा भी लेगा, कोई नहीं भी. इन अदर वर्ड, देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन which is of material interest to the user of the financial statement such as proprietor, present and potential creditor, investors and others. The principle is so important that the Company Act make ample provision for the disclosure of essential information in the financial statement of a company. The performance and content of balance sheet and profit and loss account are prescribed by Company Act. Various items of fact which do not find place in accounting statement are shown in the balance sheet by way of footnote such as. अब फ्रेंड्स कंपनी एक्ट में क्या गया है कि जिन चीजों की बैलेंस शीट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो नहीं कर पाते पर हमें क्या फुल डिस्क्लोजर उसका देना है, हम क्या करते हैं उसको फुटनोट में शो कर देते हैं. बैलेंस शीट के लास्ट में नोट देकर शो कर देते हैं यहां पे. तो उसमें से एक आइटम कौन सी है? हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी. कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? जो हमारी फ्यूचर में होगी नहीं होगी हमें कुछ भी नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर हमने क्या है इसकी एक प्रोविजन रखी हुई है बुक्स में. ये हमें सर्टन नहीं है, ये हमें फ्यूचर में जाकर पता चलेगा. जैसे फॉर इंस्टेंट ए क्लेम ऑफ ए वेरी बिग सम पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ. हमारा एक क्लेम पड़ा हुआ है कोर्ट में. अब कल को कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा ये हमारी लायबिलिटी उस पे बेस्ड है. द एंटरप्राइज शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदरवाइज द स्टेटमेंट वुड बी मिसलीडिंग. अगर तो हमारा जो एंटरप्राइज है ये सारी इंफॉर्मेशन यूजर की नॉलेज में लाता है तो काफी हेल्पफुल है, अदरवाइज क्या है द स्टेटमेंट वुड बी मिसलीडिंग. तो हमारी स्टेटमेंट जो है ट्रू पिक्चर नहीं रिप्रेजेंट करेगी. If there is a change in the method of valuation of stock or for providing depreciation or in making provision for doubtful debt, it should be disclosed in the balance sheet by way of footnote. तो हमें क्या है बैलेंस शीट के फुटनोट पे बताना पड़ेगा. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन बाय वे ऑफ फुटनोट. मार्केट वैल्यू हम क्योंकि हम जो है बुक्स में तो कॉस्ट बेसिस पे जो रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हमें जो मार्केट वैल्यू है इसकी इन्वेस्टमेंट की फुटनोट पे शो करनी पड़ेगी. Disclosing of material fact does not mean leaking out the secret of the business, but disclosing sufficient information which is material interest to the user of the financial statement.
अब जो मटेरियल फैक्ट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई कंपनी के सीक्रेट लीक कर रहे हैं, नहीं, पर इसका मतलब है जो हमारे यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम सिंपल डिस्क्लोज कर रहे हैं बाय वे ऑफ फुटनोट। कई कंपनियां फॉलो करती हैं, कई नहीं भी करती। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अभी हमारा ऊपर क्या था, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। हमने क्या है, फुल डिस्क्लोज करना है, हर एक चीज को क्या करना है, फुट नोट में जिसकी जगह बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं है जिस आइटम की, उसको क्या करो, फुट नोट में अपीयर कर दो, जो बैलेंस शीट के फुट नोट में लिख दो। पर यहां पर क्या बोल रहे हैं, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, जो मटीरियल इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही शो करनी है। जैसे item having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not be disclosed। जो यूजर को कोई इफेक्ट नहीं करेगी उसको हमें शो करने की जरूरत नहीं है। These unimportant items are either left out or merged with some other items, otherwise accounting statement will be unnecessarily overburdened। अगर हम हर एक आइटम को शो करते रहेंगे बैलेंस शीट के फुटनोट पे तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ओवरबर्डन हो जाएगी। जिसको कंफ्यूजन नहीं भी होगी वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, हमारा जो यूजर है, ठीक है। एन आइटम शुड बी regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence decision of informed investor। अगर मान लो बिजनेस एंटरप्रेन्योर को लगता है कि इस वाली पर्टिकुलर आइटम से हमारे इन्वेस्टर्स का डिसीजन इन्फ्लुएंस होने वाला है तो उसको वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी ही पड़ेगी अपने बैलेंस शीट के फुटनोट पे। अगर उसको लगता है ये कोई इफेक्ट नहीं करता उसके डिसीजन मेकिंग तो को फिर कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इट शुड बी नोटेड दैट व्हाट इज मटेरियल फॉर वन कंसर्न मे बी इनमटेरियल फॉर अनदर। इसी कारण से मैं आपको बोल रहा हूं कि कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक के लिए वो मटेरियल हो सकती है पर दूसरे के लिए वो इनमटेरियल भी हो सकती है। फॉर इंस्टांस, द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स मे बी मटेरियल फॉर स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप। एक छोटी वर्कशॉप के लिए स्मॉल टूल क्या है, मटेरियल है, उसके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, बट मे बी इन मटेरियल फॉर एस्कॉर्ट लिमिटेड। जो हमारी कंपनी है बड़ी एस्कॉर्ट लिमिटेड, उसके लिए क्या है, स्मॉल टूल की तो कोई वैल्यू ही नहीं है एज कंपेयर टू स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप। सिमिलरली, द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। A difference of 500 in the valuation of stock may be regarded as an immaterial, but the difference of 500 in the cash could be term material। अगर हमारा 500 का डिफरेंस आता है स्टॉक की वैल्यूएशन पे, इसकी कोई कुछ नहीं होता, ये इममटेरियल है। हम कल को फाइंड आउट कर लेंगे कहां पे हमारा जो डिफरेंस क्यों आया। पर अगर यही हमारा 500 का कैश कम हो गया वो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारा कैश गया तो गया कहां। द अकाउंटेंट शुड जज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ईच ट्रांजैक्शन टू डिटरमाइन इट्स मटेरियलिटी। इसमें क्या करता है, इसमें एक अकाउंटेंट की जजमेंट होती है कि कौन सी सिचुएशन में हमारी ट्रांजैक्शन जो है मटेरियल है, कौन सी सिचुएशन में हमारी ट्रांजैक्शन जो है इममटेरियल है। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिविज्म और प्रूडेंस। According to this conventions, all anticipated losses should be recorded in the books of account। हमारे जितने भी anticipated losses है, हमारे फ्यूचर में जितने भी anticipated losses होने वाले हैं, जो हमें लगता है कि ये फ्यूचर में हमारे होंगे, उनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बट all anticipated और unrealized gain should be ignored। अगर मान लो कोई गेन है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इन अदर वर्ड, कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। हम आज क्या लेकर चल रहे हैं कि हमारे, जैसे सपोज कर लो कि हमारा 1000 का प्रॉफिट है, मेरे को लगता है कि मेरा आने वाले टाइम में 200 के बैड डेट्स हो जाएंगे और मेरे को आने वाले टाइम में 500 के गेन होंगे। यहां पर मैं क्या करूंगा, लॉस तो अपना रिड्यूस कर दूंगा,
पर जो मेरी इनकम है वो नहीं मैं प्लस करूंगा। यहां पे 1300 ही मैं शो करूंगा बुक्स में। मैं क्या कहूंगा कि मेरा जो है 800 प्रॉफिट हो रहा है, ना कि 1300। यही होता है बस कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। हम क्या है, लॉस को तो लेकर चलते हैं, पर हमारा जो अनरियलाइज्ड गेन है उसको इग्नोर कर देते हैं। वो हम फ्यूचर में देखी जाएगी, वो हमारा गेन हमें मिलेगा भी, रियलाइज होगा भी या फिर नहीं होगा। प्रोविजन इज मेड ऑल नॉन लाइबिलिटी एंड लॉसेस इवन द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। Likewise, when there are different alternative for recording a transaction, the one having least favorable immediately effect on profit or capital should be adopted. अगर मान लो एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए 2 या 3 मेथड हैं, तो सबसे ज्यादा जो लीस्ट फेवरेबल होगा हम उससे ही जो है अपनी एंट्री पास करेंगे। जैसे मान लो मेरे को लगता है कि 3% या 5% या 8% से जो हमारे बैड डेट्स हो सकते हैं, सबसे लीस्ट क्या हो गया 8%। तो मैं बुक्स में क्या करूंगा, मेरे 10,000 के डेटर है, 8% उसकी प्रोविजन निकाल दूंगा, यानी कि 800 मेरे को क्या लगेगा कि ये मेरे बैड डेट्स हो सकते हैं, यानी कि सबसे लीस्ट फेवरेबल सिचुएशन होगी मेरी 8%। मैं क्या लेकर चल रहा हूं कि मेरे 10,000 में से 800 मेरे जो डूबने के चांसेस है सबसे लीस्ट। एक तो मेरे पास 3% प्रोविजन भी है, 5% भी है, 8% भी है, पर मैंने किसको लेकर चला, लीस्ट को। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रीसेलेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। क्लोजिंग स्टॉक को हम किस पे वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक या उसकी रीसेलेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो हमारे प्रॉफिट्स भी कम होंगे। ये आपको मैं दिखाऊंगा कहां पे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे, कैसे हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारा अफेक्ट करता है ग्रोस प्रॉफिट को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। अभी हमें पता नहीं कि हमारे एक्चुअल बैड डेट्स क्या होंगे, पर फ्यूचर के लिए हम पहले से ही एक प्रोविजन निकाल रहे हैं कि हमें लगता है कि हमारे इतने बैड डेट्स हो जाएंगे। Joint life policy is shown only at surrender value as against the amount paid. हम इसको surrender value पे शो करते हैं। Provision for a pending lawsuit against the firm which may either be decided in its favor. अगर मान लो कोई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, हम उसकी भी एक प्रोविजन निकाल के रख देते हैं कि हो सकता है कि ये कल को हमारे अगेंस्ट ही हो जाए, चाहे हो हमारे फेवर में वो अलग बात है, पर आज हम क्या करते हैं, एक प्रोविजन क्रिएट करके रख लेते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास इनकम टैक्स ने डिमांड क्रिएट कर दी हमारी 1 लाख की। जो बिजनेसमैन है वो चला गया कोर्ट में। अब बिजनेसमैन क्या करेगा, एक बार इसकी प्रोविजन निकाल के रख देगा, कल को कोर्ट का क्या डिसीजन आएगा उस पे ये बेस्ड होगा। मैंने तो क्या किया, एक बार अपना 1 लाख का प्रोविजन एक सेपरेट रख लिया कि ये मेरा फ्यूचर में लॉस जो मेरे को इनकम टैक्स को पे करना पड़ भी सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता है। अब कोर्ट का मान लो डिसीजन आ गया कि आपका जो ये आपने इनकम टैक्स को पे नहीं करना, तो मेरे ये पैसे बच गए। अगर कोर्ट का मान लो डिसीजन आ गया कि आपने ये इनकम टैक्स को पे करना है, तो मैंने जो प्रोविजन क्रिएट करके रखी थी, मैं उस प्रोविजन में से इनकम टैक्स को पे कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लीस्ट फेवरेबल सिचुएशन को लेकर चलते हैं अकाउंट्स में, जिससे हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, सगों कम ही होगा। इफेक्ट ऑफ हमारे इफेक्ट क्या होते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म शुड हैव वेरी कॉशनली, अदरवाइज इट विल हैव 2 इफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस विल डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल प्रॉफिट। अगर हम इसको ध्यान से अच्छे से नहीं लेकर चलेंगे तो हमारे जो प्रॉफिट्स है काफी कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू एक्चुअल प्रॉफिट। बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू। अगर हम इसको
बिल्कुल अगर मान लो हम अननेसेसरी प्रोविजन क्रिएट करते रहेंगे, ये इफेक्ट है इसके कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के। या तो हमारे प्रॉफिट ही काफी कम हो जाएंगे, हमारे एसेट्स भी काफी कम हो जाएंगे, हमारी लाइबिलिटी ओवर हो सकती है एज कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू। द अबव मेंशन इफेक्ट विल रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व विच इज इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट विद द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इससे हम जो है सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने पड़ते हैं हमें, जो सीक्रेट रिजर्व हमारे क्रिएट हो गए, जो कि हमारा कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगा किससे? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर से। ठीक है फ्रेंड्स, चलो यहां पे हमारा जो था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। हमने जो अपने थ्योरी के जो थे क्वेश्चन, जो थ्योरी के कितने चैप्टर कर लिए? 1 to 3। अभी हमारा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 4, वो कौन सा है? वो हमारा है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे चलता है और हम किस बेस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे 1 to 3 लेक्चर चैप्टर तो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम अपना करेंगे चैप्टर नंबर 4। फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया और इस बार पेपर में अपीयर हो रहे हैं 2024 में, वो जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म फिल करके मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, ताकि मैं उन बच्चों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकूं। अभी आप लोगों के जो है टेस्ट नहीं मैंने शुरू किए, मैं वेट कर रहा हूं। पहले अपने बैच को एक बार जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको ऐड करके फिर हम अपनी जो है एंट्री बंद कर देंगे बैच में, और फिर आपके कॉन्टिन्यूसली टेस्ट जो है लेते रहेंगे एक एक टॉपिक कंप्लीट करके। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जब भी हमें टाइम मिला इस टॉपिक का हमने टेस्ट ले लिया। ठीक है, एक बार अभी क्या है, जितने भी बच्चे आना चाहते हैं, वैसे मेरा टारगेट 50 कैंडिडेट्स का, इसके बाद हम वैसे ही बंद कर देंगे अपने कैंडिडेट्स की एंट्री को। तो जब भी मेरे हो गए, या फिर मैं बस एक और वेट करूंगा थोड़ी सी बस, उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे, चाहे 10 20 30 जितने भी होंगे, हम उतने का ही बस उतने बच्चों से बैच चलाएंगे अपना। और मेरा टारगेट है कि जितने भी कैंडिडेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का जो है एग्जाम में एग्जामिशन आपकी दिलवानी है, आपके कमर्शियल बुक कीपिंग के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जिन बच्चों ने जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे को फॉर्म फिल करके इस मेल आईडी पे सेंड कर दो, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और जो है वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।